नमस्कार, राधे राधे। RS ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम DLED BTC 2016-17 में आए हुए प्रश्नोत्तरी प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र जो हमारा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभ शिक्षा है, इसके हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से जाने जाते हैं। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, देवास्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए गिजुभाई, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो जो हमारा देवास्वप्न है वो हमारा गिजुभाई ने लिखा हुआ है। जो ऑप्शन हमारा ए है वो सही हो जाएगा। इसमें जो स्वामी विवेकानंद है, इनके अगर बचपन का नाम पूछता है तो आप लोगों को इनके बचपन का नाम क्या बताना है? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या बताना है? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ये आप लोगों को नाम याद रखना है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। और जो महात्मा गांधी है, उन्होंने बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो देवास्वप्न है वो तो हमारा ऑप्शन ए था, गिजुभाई, वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए स्थान निश्चित नहीं होता है, ऑप्शन बी समय निश्चित नहीं होता है, ऑप्शन सी स्वतंत्र होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हमसे इसमें अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है, लेकिन सबसे पहले हम शिक्षा के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। जो शिक्षा होती है हमारी वो 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की होती है। आप लोग नाम नोट कर लेना। पहली होती है औपचारिक। कौन सी? औपचारिक। ठीक है, पहली औपचारिक होती है। दूसरी हमारी अनौपचारिक होती है, जो इसमें लिखी हुई है, अनौपचारिक। और जो तीसरी होती है हमारी, वो हमारी दूरस्थ शिक्षा होती है। कौन सी होती है? दूरस्थ शिक्षा। आप लोग ये तीनों नाम नोट कर लेना। अगर शिक्षा के प्रकार पूछे तो आप एक औपचारिक शिक्षा, दूसरी अनौपचारिक शिक्षा और तीसरी दूरस्थ शिक्षा आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो इसमें हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। तो देखो, अनौपचारिक शिक्षा में हमारा स्थान निश्चित नहीं होता है, जो ऑप्शन ए है वो सही भी हो जाएगा। समय भी निश्चित नहीं होता है, ऑप्शन बी है वो भी हमारा सही हो जाएगा। और ये स्वतंत्र होती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो तीनों विकल्प हमारे सही हैं, तो जो हमारा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, वो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फारसी। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है ये 1950 में लागू हो गया था पूरे देश में। जो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा, जो हमारी हिंदी भाषा है इसको राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर, कब? 14 सितंबर 1949 को मिला था। कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी भाषा है इसको राजभाषा का दर्जा मिल चुका था। और 14 सितंबर को ही हम 14 सितंबर, कब? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत, अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत, ठीक है, राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी मतलब 3 मुख वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन ए जॉन लॉक का, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन सी जॉन डीवी का, ऑप्शन डी महात्मा गांधी का। जो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये ऑप्शन हमारा जॉन डीवी का है। किसका है?
जॉन डीवी का है, जो ऑप्शन हमारा सी है वो सही हो जाएगा। जॉन डीवी ने शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, क्या शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम जो हमारी त्रिमुखी प्रक्रिया है वो जॉन डीवी ने बताया हुआ है। अगला प्रश्न है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। जो हमारी शिक्षा है इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है? ऑप्शन ए अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ऑप्शन बी बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, ऑप्शन सी शारीरिक विकास करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वांगीण विकास करना। क्या करना? सर्वांगीण विकास करना। जो हमारी शिक्षा है उसका सर्वांगीण विकास करना होता है। क्या? सर्वांगीण। आप लोग इसे नोट कर लेना। ठीक है, सर्वांगीण का मतलब सभी विकास करना। ठीक है, तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है, अतः उपरोक्त विकल्प में से एक भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। जो हमारी दूरवर्ती शिक्षा होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पत्राचार शिक्षा, ऑप्शन बी दूरस्थ शिक्षा, ऑप्शन सी स्वतंत्र शिक्षा, उपरोक्त में सभी। ठीक है, तो जो हमारा दूरस्थ शिक्षा है, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा तथा स्वतंत्र अध्ययन शिक्षा दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। पत्राचार शिक्षा भी हमारी दूरवर्ती शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा भी हमारी दूरवर्ती शिक्षा है, स्वतंत्र अध्ययन करना भी हमारी दूरवर्ती शिक्षा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे विकल्प सही हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। ऑप्शन ए अध्यापक बालक पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी विषय अध्यापक श्यामपट्ट, ऑप्शन सी पुस्तकें बालक और अध्यापक, ऑप्शन डी बालक अध्यापक और बालिकाएं। ठीक है, तो शिक्षण के पहले ही हमने त्रिमुखी प्रक्रिया था उसमें बताया था कि जो जॉन डीवी साहब हैं उन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा था, क्योंकि इसमें अध्यापक का होना जरूरी है, बालक का होना जरूरी है और पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। तो जो ऑप्शन हमारा ए है वो सही हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। जो शिक्षण है इसको रोचक और प्रभावशाली बना देती है। तो ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, ऑप्शन डी लेखन की कला। ठीक है, तो जो शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ हैं शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसने दिया था? तो ऑप्शन ए जॉन डीवी ने, ऑप्शन बी रूसो का, ऑप्शन डी सी फ्रॉबेल का, ऑप्शन डी मॉन्टेसरी का। ठीक है, तो जो फ्रॉबेल के अनुसार है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। तो जो ऑप्शन हमारा सी है फ्रॉबेल वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न है मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी। जो मारिया मॉन्टेसरी हैं भारत कब आई थी? तो ऑप्शन ए 1909 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1939 ईस्वी में। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है हमारा 1939 ईस्वी मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी वो 1939 ईस्वी में आई थी। लेकिन 1949 में इनको नोबेल पुरस्कार शांति के लिए, कब इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था, क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब मिला था इनको? 1949 ईस्वी में इनको मिला हुआ था। आप लोग ये नोट कर लेना। ठीक है, 1949 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिला था और इनका जन्म स्थान इटली है। जो मारिया मॉन्टेसरी हैं इनका जन्म स्थान कहाँ है? इटली है। ठीक है, जॉर्ज सिडनी व इनकी पत्नी रुक्मणी ने बुलाया था। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी तो इन लोगों ने इनको बुलाया था। तो जो मारिया मॉन्टेसरी है ऑप्शन डी 1939 में भारत आई थी।
अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए अभिभावकों का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी शिक्षकों का, ऑप्शन डी राष्ट्र का। ठीक है, तो जो जनसंख्या शिक्षा है इसमें सबसे अधिक उत्तरदायित्व होता है तो वो होता है शिक्षकों का। किसका होता है? शिक्षकों का उत्तरदायित्व होता है। जो ऑप्शन हमारा सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। ऑप्शन ए प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, ऑप्शन बी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी शासकीय उदासीनता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम तथा शासकीय उदासीनता शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां हैं। तो जो हमारा इसमें पहला दिया है वो भी सही है, दूसरा दिया है वो भी सही है, तीसरा दिया है वो भी सही है। इसका मतलब है जो ऑप्शन डी है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकाने से बचाव हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, या शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। ठीक है, तो शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु पाठ्य योजना का निर्माण बहुत ही आवश्यक है। शिक्षण को हमें योजना तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो जो ऑप्शन हमारा डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। जो परिवार है उसके द्वारा बालकों को कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा जीवन व्यवहार की शिक्षा, ऑप्शन बी पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, ऑप्शन सी जीविकोपार्जन की शिक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो परिवार है, परिवार द्वारा बालकों को जीवन व्यवहार की चिंता, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा और जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो परिवार से देखो बालक को व्यवहार सिखाया जाता है, सहयोग की भावना सिखाई जाती है कि सहयोग मिलजुल कर रहना चाहिए। जीविकोपार्जन की शिक्षा मतलब जीवन में आपको किस प्रकार धन को अर्जन करना है, किस प्रकार क्या करना है। ठीक है, इसकी भी शिक्षा घर वालों द्वारा दी जाती है। तो जो ऑप्शन डी है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, वैदिक कालीन जो गुरुकुल कहते हैं, वैदिक कालीन को गुरुकुल कहते हैं। ठीक है, शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, व्यवहारवाद। ठीक है, जो पहले गुरुकुल हुआ करते थे उसमें हम किस प्रकार की शिक्षा मिलती थी और वह किस जीवन आधार पर आधारित थी। ठीक है, तो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो आदर्शवाद पर, किस पर? आदर्शवाद पर आधारित थी। इसके जनक कौन है? जो आदर्शवाद है इसके जनक हमारे प्लेटो है। कौन है? प्लेटो। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2017 में आए हुए बचपन प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए दे रखा है शिक्षण विधि में, ऑप्शन बी दे रखा है उद्देश्य में, ऑप्शन सी दे रखा है पाठ्यक्रम में, ऑप्शन डी दे रखा है बालक में। ठीक है, तो जो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान है वो हमारा ऑप्शन बी है, उद्देश्य में है। ठीक है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस में है? उद्देश्य के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है दूसरा, राम मूर्ति। क्या लिखा है? रामा मूर्ति नहीं है, राम मूर्ति है। ठीक है, राम मूर्ति। राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी? जो राम मूर्ति समिति है 1990 क्यों गठित हुई थी? इसमें पहला विकल्प है विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, दूसरा विकल्प है बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, विकल्प सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, ऑप्शन डी है हमारा माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करने हेतु। ठीक है, जो राममूर्ति समिति है कब गठित हुई थी? 1990 में। ठीक है, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो हमारी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, आप लोग ये नाम नोट कर लेना। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 में, कब? 1986 ईस्वी में। राममूर्ति समिति 1990 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने हेतु के लिए जो राममूर्ति समिति थी गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी। तो ऑप्शन ए उच्च शिक्षा से, ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा से। जो राधाकृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ थी वो भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने हेतु, जो भारत था उसमें जो विश्वविद्यालय शिक्षा थी इसकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए राधाकृष्ण आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, राधाकृष्ण आयोग उच्च शिक्षा की संस्तुतियों से संबंधित थी। तो जो हमारा ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा से, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोर्ड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए 19 जुलाई 1854 को, ऑप्शन बी 2 फरवरी 1835 को, ऑप्शन सी 24 नवंबर 1839 को, ऑप्शन डी 7 मार्च 1835 को। तो जो बोर्ड का आज्ञा पत्र है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या चीज? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा, कौन थे? चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो हमारी अंग्रेजी शिक्षा थी इसके मैग्ना कार्टा, क्या चीज? मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो जो बोर्ड का आज्ञा पत्र था वो 19 जुलाई 1854 ईस्वी को जारी किया गया था। 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए हंसा मेहता, ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी आचार्य राममूर्ति। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी वो हमारी दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 1958 राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद पूरे देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम करती थी। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए गूंगों को, ऑप्शन बी बहरों को, ऑप्शन सी अंधों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो ब्रेल लिपि है एक विधि है शिक्षा सिखाने वाली। ठीक है, तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक को सही बताना है। जो ब्रेल लिपि है मुख्य रूप से दृष्टिबाधित बच्चों या लोगों को शिक्षा देने के लिए सांकेतिक भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। इस लिपि का आविष्कार, जो हमारी ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार 1824 में, कब? 1824 ईस्वी में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी द्वारा, उसके भी नेत्र नहीं थे। ठीक है, एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक थे लुई ब्रेल। कौन? लुई ब्रेल। आप लोग इनका नाम याद कर लेना। ठीक है, लुई ब्रेल। ठीक है, कौन सन में? 1824 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया था। जो हमारा ऑप्शन बी है वो ऑप्शन सी अंधों के लिए। ठीक है, ब्रेल लिपि अंधों के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए या अंधों के लिए शिक्षा प्रदान करने की विधि है। तो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। जो उत्तर प्रदेश है उसमें जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है,
ऑप्शन ए सन 1965-66 में, ऑप्शन बी सन 1997-98 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1990-91 में, या सन 2001 में। ठीक है, 2000 नहीं, 2001 नहीं, सॉरी 2000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कब? उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ 1997-98 ईस्वी में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। ठीक है, पहले चरण में इस परियोजना को केवल उन्हीं जनपदों में लागू किया गया जो साक्षरता स्तर में अत्यंत पिछड़े थे। जो प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है तो उन्हीं जिलों में इसको लागू किया गया जहाँ पे साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत ही पिछड़ी हुई थी। उत्तर प्रदेश में इन जिलों की संख्या 18 है। कितनी है? 18। आप लोग ये नंबर नोट कर लेना। पहला महाराजगंज, दूसरा गोंडा, तीसरा सिद्धार्थनगर, चौथा बदायूं, पाँचवां लखीमपुर खीरी, छठवां ललितपुर, सातवां बस्ती, आठवां मुरादाबाद, अगला शाहजहांपुर, अगला सोनभद्र, देवरिया, बरेली, रायबरेली, हमीरपुर, सुल्तानपुर, बहराइच, बाराबंकी और रामपुर। ठीक है, ये हमारे 18 ज़िले हैं जहाँ पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सबसे पहले शुरुआत की गई थी। ठीक है, 18 ज़िले हैं। कितने? 18 ज़िले हैं। आप लोग इनका नाम नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है 1997-98 में प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। ऑप्शन ए हरटांग समिति ने, ऑप्शन बी कोठारी आयोग ने, ऑप्शन सी राधाकृष्ण आयोग ने, ऑप्शन डी पुट के घोषणा पत्र ने। ठीक है, तो जो शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन है, ठीक है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर हरटांग समिति ने अपना सुझाव दिया था। प्रारंभिक शिक्षा के पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अपव्यय कहा जाता है। अगर आपसे पूछे अपव्यय क्या है, ठीक है, तो आप बोलना जो प्रारंभिक शिक्षा के पूरी होने से पहले ही, मतलब प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो नहीं पाती है उससे पहले ही किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अपव्यय कहा जाता है। बच्चों को वहाँ से बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होती है तो उसको अपव्यय बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? अवरोधन। एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक ही कक्षा में एक बच्चे के प्रतिधारण को अवरोधन कहा जाता है। एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक ही कक्षा में एक बच्चे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी मद्रास में। ठीक है, जो NCERT है, क्या? NCERT, ठीक है, जिसको हिंदी में हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद बोलते हैं। ठीक है, वर्ष 1961 में, कब? 1961 में, 1961 में भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन है जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें सुझाव देने का कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में है, जबकि इसकी कई घटक इकाइयाँ देश के अन्य हिस्सों में स्थापित हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि NCERT का पूरा नाम क्या है, NCERT, ठीक है, तो आप लोग बोलना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1985 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1990 ईस्वी में। तो जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश के अधिनियम 34 के अंतर्गत, जो हमारा अधिनियम 34 है, ठीक है, 34 के अंतर्गत पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेजों के अलावा अन्य स्कूलों में बेसिक शिक्षा प्रदान करने का आयोजन, नियंत्रण व समन्वय करता है। ठीक है,
तो जो बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था वो 1972, कब? हमारा ऑप्शन ए है 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। जो शिक्षक हैं उनके हेतु जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, इसका आरंभ कब किया गया था, कब शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए 1958 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2001 में, ऑप्शन डी 1985 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रथम बार 1958 में युवा मन के साथ साथ उनके भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को पहचानने के लिए शुरू किए गए थे। तो जो हमारा ऑप्शन ए है 1958 ईस्वी वो राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया जाए वह है? कौन सी धारा है? धारा 25 में, धारा 23 में, धारा 45 में या धारा 35 में? ठीक है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो राज्य नीति निर्देशक तत्व DPSP, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? राज्य नीति निदेशक तत्व, क्या तत्व? ठीक है, DPSP का पूरा नाम है, आप लोग इसको याद कर लेना। राजनीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 तथा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A, कौन सा? 21A, और जो अनुच्छेद हमारा कौन सा है? 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन ए रामायण से, ऑप्शन बी वेदों से, ऑप्शन सी कुरान से, ऑप्शन डी बाइबल से। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा है वेदों से संबंधित है। किससे? वेदों से संबंधित है, जिसमें गुरुओं द्वारा शिष्यों को गुरुकुलों में वेदों के मंत्रों एवं सूक्तियों को कंठस्थ कराया जाता था। ठीक है, गुरुकुल में क्या करते थे कि जो वेदों के मंत्र होते थे और सूक्ति होती थी उनको ही शिष्यों को याद कराया जाता था। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। ऑप्शन ए फ्रॉवेल, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी हार्वर्ड। ठीक है, तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो किंडरगार्टन प्रणाली को इस विचार से तैयार किया गया था कि बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। इस पद्धति का विकास जर्मन शिक्षाविद फ्रेडरिक फ्रॉवेल, कौन? फ्रेडरिक फ्रॉवेल। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा वो सही हो जाएगा। जर्मन भाषा में किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। क्या है? बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन डी श्री अरविंद घोष। तो जो महान शिक्षा शास्त्री श्री अरविंद घोष ने 1928 ईस्वी में, कब? 1928 ईस्वी में पांडिचेरी में अरविंद आश्रम या शिक्षा की स्थापना की थी। तो जो ऑप्शन हमारा डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी इन्होंने? 1928 ईस्वी में। आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।